संस्थापक हैं समर्थन संस्था के ही अपने साथी अपनी संस्था के श्री कपूर सिंह जी हैं। सर आप अपना परिचय। मेरा नमस्कार, मेरा नाम कपूर सिंह है। मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में गौरिहार ब्लॉक के अंतर्गत मेरा नाहरपुर हटरा करके नाम है गांव का। मैं 2000 में MSc पास आउट हुआ था, एग्रीकल्चर से था। इसके बाद मैं जो है एक संस्था थी आशा प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर रहा। इसके बाद फिर मैं उसी 2002 में मैं संविदा पे जो है मास्टर हो जाता हूँ, जो बक्सवा ब्लॉक में लगभग 1.5 साल काम किया। इसके बाद फिर जो है मैं उद्यानिकी विभाग में 2005 से लेकर 2015 तक जो है उद्यानिकी विभाग टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर रहा। 16 और 17 तक मैं बीज उत्पादन किया और इसके बाद जो है 17 अगस्त 2000 में मैं समर्थन संस्था के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। उस समय जो है मैं एक्सटेंशन वर्कर के पद पर कार्य किया था और उस समय एक क्लाइट प्रोजेक्ट चलता था, ड्राउट पे काम कर रही थी। और इसके बाद 2019 में मैं क्लाइट प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर हो गया और मुझे मौका मिला जो है गरीब और समाज में काम करने का। हालांकि मेरी ज़िंदगी बहुत जो है पुअर रही और इसके बाद फिर जो है अभी वर्तमान तक मैं संस्था के साथ ही जुड़ा हूँ। नमस्कार, बहुत अच्छा परिचय रहा सर आपका। आपने BSc MSc एग्रीकल्चर से हैं, तो आपने किस जगह से किया? मैं ग्रामोदय विश्वविद्यालय से BSc 97 से लेके और 2000 तक मैं जो है BSc 4 साल की होती थी और 2 साल की MSc, उसका 3 साल लग जाता था थीसिस मिलते मिलते। इस तरह से 97 से जो है। तो किस जगह से किए आप? मतलब ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से। ठीक है सर, हम जानना चाहेंगे इस पूरी कड़ी में आपने एग्रीकल्चर का आप बता रहे हैं चित्रकूट से आपने पढ़ाई किया, वहाँ का भी आपने देखा होगा मौसम और सॉइल और क्या विविधता है। इसके बाद आप आए छतरपुर के निवासी भी रहे आप, वहाँ पास खेती से जुड़े काम वहाँ भी करते रहे। यस। तो आप फिर इसके बाद आपने पन्ना में कम्युनिटी के बीच में काम करना शुरू किया या उसके पहले और भी जगह किए होंगे। तो आपको अलग अलग विविधता में एग्रीकल्चर में क्या देखने को गैपिंग मिली आपको? गैप देखा जाए तो तब में 2001, 2, 3 का और आज का यदि कंपेरिजन किया तो बहुत सारा जो है चेंज हो गया है। पहला ये था कि जो मौसम था वो अपने समय पर बरसता था, समय पर ठंडी होती थी, समय पर। अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले फसलों में विविधता होती थी, किसान जो है मिक्स क्रॉपिंग करता था, उस समय लागत बहुत कम थी और उत्पादन ठीक निकलता। अब जो देखने को जो मिल रहा है कि लागत बढ़ रही है, उत्पादन स्थिर हो गया है। बहुत सारा पहले फूड में भी जो बहुत विविधता थी, आज मोनो क्रॉपिंग किसान कर रहा है। पहले जो है ये मोनोक्रॉपिंग शब्द सर थोड़ा सा हम समझ नहीं पा रहे। मोनोक्रॉपिंग में क्या और अदर क्रॉप में क्या अंतर है, हमको किस चीज़ में मिल सकता है? मोनोक्रॉपिंग का और ये था कि जो पहले किसान बोता था वो मिक्स्ड क्रॉपिंग करता था, एक साथ कई बीजों को बुवाई करता था। उसका फ़ायदा ये होता था कि यदि एक फसल का नुकसान हो गया तो दूसरी फसल से मिल जाता था, या 2 का हो गया तो तीसरी फसल मिल जाता था। थोड़ा सा उसमें दिक्कतें ये थी कि वो अलग अलग जो है कटाई करनी होती थी और अलग अलग जो उसको और उस समय जो है हल बैलों से खेती होती थी। औद्योगिकीकरण का बढ़ा तो मशीनरियों के माध्यम से जो खेती जो हो रही है, तो लोग जो है अब एक मोनोक्रॉपिंग का मतलब कि एक ही फसल एक ही फील्ड में बोना। और इसीलिए जो है हमारी जो है फसलों का यदि एक फसल चापट हो गई तो टोटल नष्ट हो जाती है किसान। सर बहुत ही अच्छा बताया आपने मोनोकल्चर के बारे में, जो मेरी समझ बनी। आपने कहा कि मोनोकल्चर करने से किसान एक तो डिपेंडेंसी हो जाती है, अगर कोई भी महामारी या ऐसा कोई आपदा आती है और एक फसल नष्ट होती है तो किसान उस पर लॉस पे चला जाता है। दूसरी क्रॉप अगर रहती है, यहीं मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो वो संपूरक का कार्य करती है।
और दूसरी चीज़, अगर मिक्स करके भी बोए मतलब बोते हैं फसलें, तो उसमें क्या होता है, एक फसल दूसरे फसल को बढ़ाने का कार्य करती है या न्यूट्रिशन की पूर्ति करती है। कहने का मतलब दलहनी के साथ सीरियल क्रॉप्स बोते हैं, जैसे पल्सेस के साथ सीरियल्स बो देते हैं, तो जो पल्सेस नाइट्रोजन स्थानीकरण करती हैं अपनी रूट पे, वो सीरियल्स को अवेलेबल हो जाता है। मतलब यूरिया की मात्रा आपकी इससे घट सकती है ऐसा करने से। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि इन चीज़ों का, आपने बताया कि मोनोकल्चर रहा, आपके समय से आप देख रहे हैं 2000 में पास आउट भी हुए, 2000 के बाद आपने फर्टिलाइज़र का किस तरह का प्रयोग देखा और इसके क्या इफ़ेक्ट देखे, और सॉइल के हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, मृदा के क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा, और अभी भी क्या स्थिति है मृदाओं की, आप उसके बारे में यदि बता पाएँ। पहले में और अब में बहुत बड़ा अंतर है। पहला जो अब मैं जब पौधे देखने को ये मिला, जो पहले 2000 की बात करें अपन, उस समय की मिट्टी में कार्बन बहुत था, मिट्टी की फर्टिलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि पहले जो है औद्योगिकीकरण का पहला चरण था और उस समय जो है पशुपालन था, क्योंकि खेती केवल फसलों का उत्पादन कर लेना ही खेती नहीं है। जब तक पशुधन उसमें समाहित नहीं होगा, सम्मिलित नहीं होगा, तब तक वो खेती नहीं करें। क्यों कि जो फसल उत्पादन करने के बाद जो अनाज मिलता है वो हमारे लिए होता है, जो फसल अवशेष है वो पशुओं के लिए होता है, और जो पशुओं का हमारा होता है वो मिट्टी का भोजन होता है। और उस समय जो है इसमें डिसबैलेंस नहीं होता था। अब जो है ये हो रहा है कि अब जो है पशुधन रहा नहीं, पूरी डिपेंडेंसी जो है हमारी यूरिया और DAP और अन्य रासायनिक खादों पर बढ़ गई है। एक तो ये था। दूसरा ये था कि पहले जो है वर्षा 4 महीने होती थी, और 4 महीने जब वर्षा होती थी तो उस समय जो है बीच में कंटिन्यू वर्षा होती थी, जुताई हो नहीं पाती थी, तो घास बड़ी बड़ी हो जाती थी, और लोग उस समय हर बैल से खेती होती थी, तो उसको जो जुताई करते थे तो वो अगले साल के लिए खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाती थी। अब चूँकि मशीनरी हो जाने के बाद जो अब जो किसान क्या करता है कि वो चारा मार दवा डालता है, कहीं पुश डालता है, इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता ख़त्म हो। बहुत बढ़िया। सर ने बताया कि अपन जो खाद दे रहे हैं, पहले एक बैल का मतलब उपयोग किया जाता था, पशुओं का उपयोग किया जाता था खेती में। उससे क्या होता था, हमारा जो रूटीन है क्रॉप का बना रहता था, फसल के जो अवशेष होते थे या एक्स्ट्रा मटेरियल होता था वो पशु खाने के लिए उपयोग में लाते थे। उससे गोबर होता था, वो गोबर खेतों में डाला जा रहा था। उससे जो अपना माइक्रोबियल एक्टिविटी क्रॉप्स का है और जो बैक्टीरिया है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे। और खाद के बारे में बता रहे हैं कि बढ़ते हुई खाद के समय क्या है हम डाल रहे हैं, जो ये इनके लिए जो अपने बैक्टीरिया है और माइक्रोबायल जितने भी हैं, तो उनको लिए क्या है ये हानिकारक है। केचुआ ही देखें, अगर अपन यूरिया का 2 दाना भी डाल दें केचुआ के ऊपर, वो विदिन 10 सेकेंड के अंदर अपना दम तोड़ देता है। तो इस तरह से हमारी भूमि का लॉसेस हुआ। और कार्बन की मात्रा के बारे में बताया सर ने कि पहले क्या होता था, ज़्यादातर मैनुअली था, और हम देखें इस समय कुछ क्रॉप में मैं ये कह सकता हूँ, सर के अनुभव से भी मेरे को सुनने को मिला कि फुली मैकेनाइज हो गई हैं। फुली मैकेनाइज इन द सेंस कि उसमें मैनुअली कोई वर्क नहीं रहा। हमने हार्वेस्टर से काटा, सील ड्रिल से बुवाई की, ट्रैक्टर के माध्यम से उसका बेड तैयार किया, और उसी तरह से ट्रॉली में भरे बाज़ार तक मशीनीकृत करके डिजिटल कांटा के माध्यम से तौल के चला गया। तो इसमें से 1 से 2 फसलों का नाम लें, जैसे गेहूँ है, फुली मैकेनाइज है, फुली मैकेनाइज फसल है, इसमें सबसे ज़्यादा मशीनीकृत केमिकल्स, ऐसे पैडी है। सर पैडी के बारे में आपकी क्या सलाह है, किसान को पैडी लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, अगर लगाना चाहिए तो उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए? पैडी में आज की स्थिति का देखा जाए तो हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन के चलते बहुत सारा जो है दुष्परिणाम मिल रहे हैं। पहला तो ये है कि धान जिन एरियो में लगाए यदि पानी की उपलब्धता है, नहीं तो धान की जगह और अन्य फसल लें, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोदो है, कुटकी है, ये चीज़ें लें। क्योंकि यह जो है धान अपने जीवन काल में एक पौधे का यदि देखा जाए तो 4000 लीटर लेती है, जबकि
वही आपका कोदो क्या बोलते हैं मोटे अनाज जो है 150 लीटर में जो है अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं। सर आपने बताया पैडी, मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा इसी के साथ पे कि धान सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है कि लगातार डिग्रेड कर रही है, ख़राब कर रही है? जो धान है धान डिग्रेड कर रही है। तो सर डिग्रेड कर रही है, इससे मिट्टी की संरचना पर क्या असर पड़ रहा है? और इस आने वाले समय में अगर लगातार पैडी लिया, आपने एक केस सुना होगा पंजाब का। पंजाब में प्रति 10 वर्ष का आंकड़ा बताया जा रहा है कि प्रति 10 वर्ष में हज़ारों हेक्टेयर भूमि बंजर हो रही है, ऊसर हो रही है। तो क्या ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल है। जो आप धान लगातार यदि ले रहे हैं, आने वाले समय में इसके बहुत सारे दुष्परिणाम मिलने वाले हैं। एक तो मिट्टी की जो है संरचना और उसका पीएच क्षारीयता और बढ़ी जाएगी, जिससे हमारा उत्पादन पर बहुत ज़्यादा, एक तो ये, दूसरा ये है कि हमारे पास जो पानी है वो सीमित है। हम यदि ऐसी फसल लेंगे तो फिर इसी में हम खर्च कर दें तो आगे हम क्या लेंगे? यहाँ मिट्टी भी ख़राब हो रही है, वहाँ आपका जो है। बिल्कुल सर ने बताया कि हमारे लिए धान जो है हानिकारक साबित हो रही है, क्योंकि हमें धान में, मेरे को लग रहा है सर, यदि आप इस चीज़ का समर्थन करें ना करें, मेरे को लग रहा है धान की पडलिंग करके बुवाई बहुत ही हानिकारक हो रही है। इसमें पानी की भी अधिक मात्रा लग रही है। उसकी जगह अगर DSR या अन्य विधियाँ, SRI विधि वगैरह यदि अपन अपनाएं तो शायद उसमें कुछ सुधार हो सकता है। सीड ड्रिल के माध्यम से करें तो उसमें ये होता है कि पानी भरने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। एक निश्चित अंतराल पर स्प्रिंकलर के जरिए या पानी बहा कर भी देते हैं तो काफ़ी हद तक पानी की बचत होती है। लेकिन पडलिंग करते हैं उस समय ही अपन को कम से कम धान पे 10 से 15 सेंटीमीटर पानी भरा होना अनिवार्य होता है पडलिंग वाले में, नहीं तो आपको नहीं होती। दूसरी चीज़ एनएरोबिक, एक एरोबिक होता है जो जिसे हम बोलें ऑक्सीकरण, एक अनाक्सीकरण। तो जब हम पडलिंग करते हैं तो सॉइल में अनाक्सीकृत कंडीशन होती है। जब पडलिंग होती है तो उस समय क्या होता है, हमारा जो पोर स्पेस होता है वो घट जाते हैं, ठीक है, जो हमारा वायु होना चाहिए वो घट जा रही है। ऐसे में जो भी माइक्रोबियल्स हैं हमारे, तो उनके जो एरोबिक होते हैं कि उनके साथ कंडीशन होती है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ज़िंदा रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। आप देखते हैं अगले सीजन की फसल लेते हैं, मिट्टी कठोर निकलती है हमारी। वहीं दूसरी फसल होती है जिसमें हमने दलहनी फसलें लिया हुआ है या अन्य फसल लिया, वहाँ ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो माइक्रोबियल्स हैं तो उनकी भी हेल्थ का मतलब बहुत वो है। अगर धान ले रहे हैं तो धान की ही प्रोडक्टिविटी कुछ समय तक मिलेगी, इसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होगी, जैसा कि आपने भी अनुभव, क्या सच है? और कुछ सर लास्ट में आप कुछ किसानों से अनुरोध करना चाहेंगे कि केमिकल की जगह किस तरह से वैकल्पिक चीज़ें इस पे? अब सजेशन मेरा ये है कि पहला किसान ये करे कि जहाँ पशुधन पर ज़्यादा जोर दें, क्योंकि किसान इस समय जो है ज़्यादातर गरीबी की स्थिति में जा रहा है। बहुत किसान जो है लाशेस होने के वजह से कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने पेपरों में देखने को मिला है। तो किसान से मेरा यही अनुरोध है कि किसान जो है अब यूरिया DAP की जगह वो बायो फर्टिलाइज़र, जैविक खाद, डायनामिक खेती, इस पर ज़्यादा जोर दें। क्योंकि आने वाला समय ये है कि अभी हम जो है 1300 की जो DAP मिल रही थी, अब सुनने को ये मिल रहा है कि वही DAP जो है 2500 की मिलेगी सब्सिडी के बाद। और अभी जो है 1300 में हमारा पूरी कृषि की लागत नहीं पूरी हो पाती थी, अब 2500 को मिलेगा तो हमारे लिए क्या बचेगा। बहुत ही अच्छा परिचय रहा। हमारे साथ में बहुत अनुभवी साथी रहे हैं हमारे कपूर सिंह जी। इनके अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के अभी तक के शॉर्ट सफ़र जो रहा इनका, उसके बारे में बताया, किसानों को क्या सलाह हो सकती है। अब थोड़ा सा हम समर्थन सेंटर के बाहर एक बैनर लगा हुआ है, इसमें कपूर सर के ही मार्गदर्शन में ये कार्य हुए, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि सर एक एक करके इनके बारे में बताएं कि क्या एक्टिविटी है, इसमें क्या हो रहा है। फर्स्ट नंबर में हम देख रहे हैं एक ड्रम है और एक दीदी के साथ में आपके साथी हैं शायद, इनका नाम सुग्रीव कुशवाहा है।
है ना। तो ये आपके साथ कुछ समय तक जुड़े रहे, ये क्या कर रहे हैं? किसान जो है शोभा सरकार हैं। हाँ, शोभा सरकार है। जरुआपुर। जरुआपुर की फोटो है। जरुआपुर में डीकम्पोजर जो है, बायो डीकम्पोजर का जो है तैयार किया जा रहा है। हाँ। और दूसरा ये है कि एक ये भी जरुआपुर की ही फोटो है। इसका किसान का नाम है सुब्रत मल्लिक जी। और हमारे जो है वरिष्ठ अधिकारी या साथी हैं आपके, ज्ञानेंद्र सर हैं जी। ये जो है सोलर ट्रक दी गई है जो सब्जियों में बहुत सारे जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू जी। तो वो जो है कीड़ों को रोकने का या कंट्रोल करने का काम करता है जी। तीसरा हमारा ये है बर्मी बेड जिसमें हम टेट्रा वो दिए गए हैं। ये है आपका पलथरा के किसान हैं शिव सिंह। बर्मी बेड ये वही टेक्निक है जिसमें हम केचुए के माध्यम से खाद तैयार करते हैं। इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, गोबर खाद वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको डालते हैं एक बेड पे। उसमें कुछ केचुए की कितनी मात्रा रहती है सर एक बेड में? एक बेड में कम से कम होना चाहिए 2 किलो। 2 किलो वैसे होना तो चाहिए 5 किलो जी। और 2 किलो भी है तो कार्रवाई हो जाएगा। इससे क्या होता है सर, केचुआ 5 किलो 2 किलो में क्या अंतर होता है? किस टाइम ड्यूरेशन में अंतर आता है इसके बनने में? टाइम ड्यूरेशन है, हाँ टाइम ड्यूरेशन में ये आता है कि मान लीजिए यदि 1 किलो केचुआ है तो वो 15 दिन तक खाएगा। यदि आपका 5 किलो है तो वो आपका मान लीजिए कि वो आपका 12-13 दिन में खा के बर्मी बना देगा। बस यही उसका ड्यूरेशन है। सर ऊपर हम देख पा रहे हैं कि ऊपर कुछ किसान हाथ किए हुए, धान की फसल है और धान की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए बीजीए का छिड़काव किसान करते हैं। बीजीए क्या काम करता है सर? अभी ये समुद्री शैवाल है ये चलिए सॉरी ये मैं जो बोला हूँ बीजीए ये समुद्री शैवाल नहीं, इसके लिए सॉरी। यह एक जो बैक्टीरिया जो 78% हमारे ऊपर नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करता है और वो पौधों को उपलब्ध कराता है। दूसरा जो है पौधे सीधे भोजन नहीं लेते हैं, उसका आयन बदलते हैं, वो आयन बदलने में भी मदद करता है। दूसरा इसका काम ये है कि जो आपका खरपतवार है उसको नियंत्रण करेगा। तीसरा ये है कि पानी का जो वो है वाष्पित होने से उससे बचाएगा। चौथा आपका ये है कि यह जो है मिट्टी की उर्वरता को, चूँकि ये खाद है। फिर आपका तीसरा ये है कि ये भी हमारे जो है जरुआपुर के है और इसमें जो है वो जीवामृत बना रहे हैं। नीचे जो है ये 16 ट्रक दिए गए थे, ये सब्जी के लिए देख रहे हैं, कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारा जो है सिद्धपुर है, ये सिद्धपुर का है और इसमें हम बीजीए डेमोन्स्ट्रेशन बीजीए का ही छिड़काव कर रहे हैं। इसके बाद हम लास्ट में देख पा रहे हैं कि जो उपलब्धि है उसके ऊपर हरी भूमि करके एक पत्रिका है या आप समाचार मानिए, इसमें जो इसकी उपलब्धि हैं वो छपी हुई हैं। एक फ़ोटो भी देख पा रहे हैं हम जो बेड का है, शायद ये आपके जरूर यहाँ ये पलथरा गाँव का ही है। तो इसमें लिखा हुआ है मिट्टी को स्वस्थ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, जैविक खेती प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। बहुत अच्छा सर, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। इस चीज़ के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आपने हमारे किसानों एवं दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम चाहेंगे कि हर सप्ताह या 2 से 3 दिन के अंतराल पे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप किसानों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते रहें। फिजिकली हर जगह पहुंच पाना तो संभव नहीं है, आप पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर हो पाए तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारियां देने का कार्य करें। धन्यवाद।